तो देखते हैं म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और सोर्स है हमारे पास लक्ष्मीकांत। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ये 72 और जो 73 में संविधान संशोधन हुआ था, तो 73 में म्यूनसिपैलिटीज़ है, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। लेकिन इनका एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ? 1993 से 24 अप्रैल। देखते हैं तो टोटल 8 प्रकार की अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स रखी गई हैं। और अगर हम बात करें कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन-कौन सी मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे 3 मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यही मिनिस्ट्री है जो स्वस्थ जो हाउसिंग अर्बन जो हाउसिंग फॉर ऑयल करके जो प्रोग्राम्स है स्कीम से वो चला रही है, और जो शहरों में स्मार्ट सिटीज वगैरह प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स वाला होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी। लेकिन अगर ऑप्शंस में याद आएगा तो हमें ये दिमाग लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैसे है, तो हमें याद रखना है कैंटोनमेंट बोर्ड वाला। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ द यूटीज में। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे हम, तो 1688 में सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी थी, और किस शहर में? तो आंसर इज मद्रास। फिर 1726 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेट करी गई है मुंबई और कलकत्ता के रीजन में, ठीक है। फिर लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन हुआ 1870 में, यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन हिस्ट्री में भी ये पूछ लिया जाता है कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किस गवर्नर के टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड मेयो, राइट। इसके बाद हम अगर बात करेंगे तो फिर लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1882 में, लॉर्ड रिपन एक तरीके से भारतीयों का हितैषी भी था। और इसको जो रेजोल्यूशन आया 1882 का, इसको बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और उसको इसी वजह से रिपन को बोला जाता है इस कॉल्ड एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अलावा जो रॉयल कमीशन आया था डिसेंट्रलाइजेशन पे, वो कब आया था? कमीशन कमीशन सेवन सेवन में आया था, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1909 के अंदर। और इसके जो चेयरमैन था वो था हॉब हाउस, ठीक है, रॉयल हॉब हाउस, यानी कि रॉयल हाउस। रॉयल कमीशन का हेड कौन था? हॉब हाउस। इसके अलावा हाँ 1919 का जो एक्ट आया था, इंडियन एक्ट ऑफ 1819, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट में दे दिया गया था, जिसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी थी वो एक इंडियन मिनिस्टर की होनी थी। इससे अंग्रेज अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे। 1924 के अंदर कैंटोनमेंट्स एक्ट स्टार्ट होता है, और जो कि पास किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा, जब तो उस समय भारत इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था। इसी के अलावा एक्ट ऑफ 1935 जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें लोकल गवर्नमेंट को किस प्रकार का डिक्लेयर किया गया था? प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया था, जबकि 1919 एक्ट के में इसको एक ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया था, ठीक है। तो दो डिफरेंस हमें याद रखने हैं। कमिटीज एंड कमीशन की बात करेंगे तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, हम ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर राजीव गांधी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 65वां संविधान संशोधन। सबसे पहले उसी को बोला जाता है नगर पालिका बिल इन द लोकसभा। तो याद रखिएगा 65वां संविधान संशोधन नगर पालिका 1989। ये बहुत हिडन फैक्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। इसके अलावा फिर कुछ कमेटीज आती हैं, कमेटीज एंड कमीशन ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो इन कमेटीज से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जरा एक एक करके इन कमेटीज को जरा देख लेते हैं। 1949 में आती है वी के बत्तल कमेटी। पहली बात यही है कि यही पूछ लेंगे कौन सी कमेटी उससे लोकल पंचायत अर्बन लोकल से रिलेटेड है या फिर पंचायत से रिलेटेड है। तो हमें पता पंचायत वाली तो हमने क्या पढ़ी थी, BGL बगल में टंगे, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता, BA अशोक राय मेहता, गडगिल कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थंगवन कमेटी और गडगिल कमेटी। और ये जो कमेटीज या कमीशन है ये है पंचायती राज से रिलेटेड। जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई थी VK बत्तल कमेटी, फिर जॉन मथाई कमेटी, फिर नूर उद्दीन अहमद कमेटी, फिर AP जैन, रफीक जकारिया, गिरजापति मुखर्जी, KN सहाय और फिर CM कोरिया। ये संभावनाएं कम ही है कि ये वाली कमेटीज वो टारगेट करें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। PCS जैसे आयोग इन कमेटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। या फिर इतना तो पता होना चाहिए कि VK बत्तल जो कमेटी है वो लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन में क्या किया, तो देखो 73वां संविधान संशोधन जो आया था उसमें, ठीक है ना, सॉरी, हाँ ये जो एक्ट है 1992 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 में, तो 73 में तो मुंशी वो पंचायती वाला, तो जो 74 में आया था इसमें 243 बी से लेकर 243 जेड जी तक प्रोविजंस हमारे म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। और जो कि 243 डील करता है इन चीजों से। डब्ल्यू का मतलब है 243 में म्यूनसिपैलिटीज की पावर्स के बारे में बात करी जा रही है। इसी के इसके साथ में हम देखेंगे तो जनरली 3 प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज होती हैं। पहली होती है नगर पंचायत, दूसरी होती है म्यूनसिपल काउंसिल और तीसरी होती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो वाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसको जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक है,
लाइक अभी ना तो वो पूरा तरीके से म्यूनसिपल काउंसिल बना है, ना अभी वो गांव रह गया, तो उनको नगर पंचायत। फिर जो दूसरे दर्जे पे आती है वो आती है म्यूनसिपल काउंसिल, जिसको नगर परिषद बोलते हैं। और जो बड़े शहर होते हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की श्रेणी में आते हैं, जिनमें नगर महापालिका का गठन होता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी बन जाता है, द गवर्नर हैज टू स्पेसिफाई ए ट्रांजिशनल एरिया, कि एरिया ट्रांजिशनल होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की जो डिसाइड करता है वो कौन करेगा, गवर्नर इस तरीके की चीजें डिक्लेयर करता है। और किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, तो सबसे पहले है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी कि उस एरिया में जनसंख्या कितनी है। इसके अलावा वहाँ की डेंसिटी कितनी है। रेवेन्यू जो जनरेटेड होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कैसा है। इसके अलावा जो परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट की, कितने लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंगेज हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उस एरिया का क्या है, और कुछ भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो गवर्नर को अधिक सही लगते हैं। कंपोजिशन ये होता है कि यहाँ पर जो ऑल द मेंबर्स होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी के, वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। और जो म्यूनसिपैलिटीज होती है वो कैटेगराइज यानी कि डिवाइड कर दी जाती है वार्ड्स में, तो हमें देखते हैं वार्ड्स मेंबर्स चुने जाते हैं। इसके अलावा ये भी है, इट में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन म्यूनसिपैलिटी। इसके अलावा जो नीचे जो पर्सन दिए गए हैं इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। कौन कौन, तो पर्सन जिनको कुछ स्पेशल नॉलेज हो सकती है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनको राइट करने वोट करने का राइट बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट द राइट टू वोट, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं जो एक्सपर्ट है, लेकिन उनको राइट वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे लोकसभा या फिर एमएलए के, रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी डेट कंप्रोमाइजेस होली और पार्टली द म्यूनसिपल एरिया, ठीक है, जो एमपीस होंगे वो। इसके अलावा एमपीस हो सकते हैं राज्यसभा के, एमपी एमएलए और एमपी राज्यसभा के भी, और चेयरपर्सन हो सकते हैं कमेटीज के अदर देन वार्ड कमेटीज के अलावा, ठीक है। इसके अलावा वार्ड कमेटीज में बता दिया है वो किन एरियाज में वार्ड कमेटीज बनती है, जहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, ऐसी म्यूनसिपालिटी जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 3 लाख और मोर होती है। तो याद रखना वार्ड कमेटी किन में, तो 3 में। तो देखो 3 ऐसे बनता है वार्ड, जस्ट इसका 90 डिग्री रोटेट करके बन जाता है। तो वार्ड कमेटीज किन म्यूनसिपालिटीज में, जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3। इसके अलावा वही बात है कि एससीज के लिए, एसटीज के लिए और वीमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए। ये कंपलसरी प्रोविजन है इसका। ड्यूरेशन ऑफ म्यूनसिपालिटीज की पंचायती के जैसा होता है, वैसे इसका टर्म होता है 5 साल, लेकिन अगर बीच उसमें कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो मेंबर और जो नया व्यक्ति जो भी ज्वाइन करेगा तो वो शेष टर्म्स के लिए ही ज्वाइन करेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो जरूरी नहीं कि इलेक्शन, बीच वाले इलेक्शन जो होते हैं मिड टर्म इलेक्शन, वो करवा ही लिए जाएं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो चीजें हैं, पावर्स एंड प्रोविजंस हमारे पास में क्या है। इसके अलावा प्रोविजंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपॉन म्यूनसिपालिटीज, ये छोड़ो। हाँ, सेंट्रल फाइनेंस, इसके अलावा वही है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन हमने पहले डिस्कस किया है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बनेगा, ये कंपलसरी प्रोविजन है। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, ये भी रिकमेंड करता रहेगा और मेजर्स देता रहेगा स्टेट को, जिससे कि जो म्यूनसिपालिटीज लेवल है उनके जो रेवेन्यू सिनेरियो है उनको सप्लीमेंट किया जा सके, और उनको और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा जा सके, जिससे कि वो बेटर फंक्शनिंग कर पाएँ। एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करें, ये कहा जा रहा है कि जो द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट आर एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरीज। हाँ, यूनियन टेरिटरीज में भी इसके पार्ट्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ला सकता है, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट डायरेक्ट दैट दे वुड अप्लाई टू ए यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सपेक्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस, ऐसी में स्पेसिफाइज। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड एरिया कुछ है, तो ये है कि ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होता है किन एरियाज में, जो शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स हैं, ठीक है। इट आल्सो नॉट अफेक्ट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द दार्जिलिंग, जो गोरखा हिल्स है वहां पे भी ये नहीं होता, वेस्ट बंगाल में। हालांकि जो पार्लियामेंट है मे एक्सटेंड इसके जो कुछ, ये देखो एक्ट ये वाला मैंने फिर से क्या बोला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन इसके पार्लियामेंट बढ़ा सकते हैं इसके कुछ प्रोविजंस कुछ शेड्यूल एरियाज। इस पूरा का पूरा एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ जो प्रोविजंस हो सकते हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की जो बात है, इसमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट टिक 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 80 में क्या होता है, यानी कि 80% दैट मींस 4/5 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट, और जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो 80% मेंबर्स होते हैं शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। 80% यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं। इसके अलावा इनके जो चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटी सेल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार को अपने प्लान फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा हाँ, जो मेट्रोपॉलिटन कमेटीज होते हैं यहाँ पे 66% मेंबर सिलेक्टेड होते हैं, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है इसमें 80% होता है, तो डिस्ट्रिक्ट 80। आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस वाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, फिर से वही बात है कि कोर्ट्स इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इंटरफेरेंस करेगा कौन, अगर कोई खामी दिख रही है ऐसे इलेक्शंस में तो
ये जैसे कि जो स्टेट रेगुलेशन डिफाइड करेगा वही इंस्टीट्यूट या फिर वही बॉडी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। कितने फंक्शंस दिए गए हैं? 18 फंक्शनल आइटम्स इसमें प्लेस किए गए हैं, एक एक करके जरा देख लेते हैं। अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन एंड प्लानिंग, ओके। इसके अलावा रेगुलेट करना है लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ये भी बात सही है। इसी वजह से म्यूनसिपालिटीज पैरामीटर्स तय करती है कि कितने माले की बिल्डिंग किस शहर में या किस म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन में बनाई जा सकती है। प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट। रोड एंड ब्रिजेस, जब भी रोड में गड्ढे होते हैं तो लोग म्यूनसिपालिटीज वालों को गालियां देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार है। वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इसके लिए म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार होती है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी, फायर सर्विसेज, जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो सब लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री की बात है, सेफगार्ड करना है बीकर एंड सेक्शंस इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड लोग, ठीक है। और जबकि ये वाला हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्डेड वाला जो प्रोविजन है ना, वो पंचायत वाले में नहीं है, उसमें बीकर सेक्शन से ये बात कही गई है। इसके अलावा स्लम इंप्रूवमेंट की बात है, अर्बन पॉवर्टी करेंगे, अर्बन एमिनिटीज जो भी हो सकती है लाइक ये पार्क, गार्डन, प्लेग्राउंड, ये सब की चीज़ों की व्यवस्था करेगी म्यूनसिपैलिटीज। कल्चरल, एजुकेशन एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स का प्रमोशन करेगी। इसके अलावा बरियल्स एंड बरियल ग्राउंड्स, क्रिमेशन, ये इन चीज़ों की जो अंतिम संस्कार वाले जो जगह होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, इसी वजह से म्यूनसिपैलिटीज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। वाइटल स्टेटिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ये तो इंपॉर्टेंट हो, ये तो इतिहास काल से इंपॉर्टेंट है। जब मेगास्थनीज आया था भारत में तो वो कहता है कि नगर का प्रशासन 6 कमिटीज के द्वारा चलाया जाता है और उनमें से एक कौन सी है? ये बर्थ एंड डेथ वाली। और पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट, हाउसेस, ये सारी चीजें। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेस एंड टैनरीज, ये भी याद रखना कि स्लॉटर हाउस का जो रेगुलेशन है वो भी म्यूनसिपालिटीज की ही अंडर में आता है। टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 प्रकार की होती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो इसमें जो स्पेशल वाली चीजें वो जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले नोटिफाइड एरिया कमेटी, तो इसको हमने पढ़ा नाक, NAC। देखो अब नाक जब है ना, तो नाक बचाने के लिए आपको हर एक शख्स मंजूर है, ठीक है। तो नाक में आपने क्या कर दिया है, इसमें क्या कर दिया है कि या तो नाक बचाने के लिए हर तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो इसमें फुल नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं, या इसमें फुल इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, या फिर आधे इलेक्टेड हो सकते हैं आधे नॉमिनेटेड, यानी कि जो हर तरह की शर्तें हैं वो नाक वाले में है, नोटिफाइड एरिया कमेटी में। टाउन एरिया कमेटी में TAC, टॉक आप कैसे करोगे, अलग जाकर करते हो, तो ये एक्चुअली में ये सेपरेट एक्ट के थ्रू ये टाउन एरिया कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं टाउनशिप की, तो देखो टाउनशिप में अलग ही दिख रहा है NO, नो, तो नो इलेक्टेड मेंबर्स होता है इसमें। इसके अलावा हम देख रहे हैं पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट की बात है तो कह रहा है कि भाई ट्रस्ट कैसे होगा, जब आधे लोग नॉमिनेटेड होंगे और आधे लोग इलेक्टेड होंगे तभी दूसरे पर ट्रस्ट होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट बोर्ड्स का क्या होता है, यहाँ पे भी आधे नॉमिनेटेड हो सकते हैं आधे इलेक्टेड हो सकते हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है और स्पेशल पर्पस एजेंसी होता है, ठीक है। अब ये जो कंटेनमेंट बोर्ड्स है और जो पोर्ट ट्रस्ट है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है इनको स्टेटस। इनका स्टेटस कैसा, स्टेचुटरी स्टेटस है। किन किसका? एक तो डिफेंस वालों का और एक पोर्ट ट्रस्ट वालों का, ठीक है। दोनों क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली लाइक एरियाज हैं, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड भी और पोर्ट वाला भी। इसी वजह से सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरीके से जो टाउन एरिया कमेटी है ये भी सेपरेट एक्ट के थ्रू होता है। तो ये दे देंगे कि ये टाउन एरिया कमेटी या फिर पोर्ट ट्रस्ट या फिर कैंटोनमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आंसर इज नो, नहीं, ये कैसा है, स्टेचुअरी है। ये चीजें हो गई हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इनमें जनरली होता ये है कि इनमें 3 अंग होते हैं, और जो 3 अंग है कौन कौन से? पहला अंग है द काउंसिल, दूसरा अंग है स्टैंडिंग कमिटी, तीसरा अंग है म्यूनसिपल कमिश्नर। जो काउंसिल है इसका हेड होता है, एक होता है मेयर और एक होता है वाइस मेयर। मेयर का इलेक्शन होता है 1 साल में, लेकिन मेयर को ओनली हम पपेट मानते हैं, ठीक है। तो द काउंसिल एडिट की जाती है बाई मेयर फॉर ए 1 ईयर, रिन्यूएबल टर्म हो सकता है। इसका टर्म कैसा, रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा भी वो चुनाव लड़के जीत के आ सकता है। ये ओनली ऑर्नामेंटल फिगर है, पपेट मान सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, और इसमें जो रियल पावरफुल जो सिंगम है वो है म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है। ये ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जिसको CEO भी बोलते हैं हम, और अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज जनरली अ मेंबर ऑफ द IAS। अब याद करो जो फैमिली मैन मूवीज आई थी, तो उसमें जो मनोज वाजपेयी जब उसकी बच्ची का जो स्कूल तोड़ा जा रहा था, तो वो आता है क्या कहता है कि ए मात्रे तेरे म्यूनसिपल तेरा कमिश्नर कौन है, यानी कि मुंबई कमिश्नर की बात कर रहा था। दैट मीन्स इट वॉज अ रियल पावरफुल फिगर, ठीक है। तो याद रखना। इसके अलावा म्यूनसिपालिटीज की बात करें, म्यूनसिपालिटीज में केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 कमिटीज बनाई जाती हैं। पहली कमेटी जो है द काउंसिल, दूसरी कमेटी वही है एग्जीक्यूटिव वाली, और तीसरी रहेगा वही CEO। तो इसमें इसका लेकिन जो हेड होता है किसका, म्यूनसिपालिटीज कमेटीज का,
इसका मेयर की तरीके से नहीं है, ये एक्चुअल में पावरफुल होता है, ठीक है। तो मेयर पपेट होता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में जो होता है उसका जो हेड होता है जो ये एक्चुअल में रियल पावर विल्ड करता है। इसके अलावा जो सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। और जो काउंसिल होती है तो उसका तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसका वही काम है कि क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल, दे डील विद पब्लिक वर्क्स, टैक्सेशन, हेल्थ, फाइनेंस एंड सो ऑन। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो काउंसिल में मेयर होता है ये ओनली पपेट होता है, लेकिन म्यूनसिपालिटीज का जो हेड होता है काउंसिल का वो एक्चुअल पावरफुल होता है। और यहाँ पर म्यूनसिपल कमिश्नर पावरफुल होता है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ये सब पहले डिस्कस कर लिया शॉर्ट फॉर्मेट में। अब जो कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है यानी कि वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। इसके अलावा टाउनशिप में नो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हाँ, अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैंटन, ये छोड़ो, पॉपुलेशन इतना याद रखना कि बस 20,000 प्लस होनी चाहिए पंचायत के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन। पोर्ट को वही बताया गया है, अब पोर्ट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल पर्पस एजेंसी, दीज आर फंक्शन बेस्ड होता है, ठीक। स्पेशल पर्पस ही मेन पर्पस की वजह से इनको स्पेशली फंक्शन किया गया होगा। These functional local bodies are established as statutory bodies run by an act of state legislature. They function as autonomous bodies and deal with the functions allotted to them independently. चलो छोड़ो। म्युनिसिपल पर्सनल की अगर हम बात करें, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ पे है, मुंबई में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। एक प्राइवेट रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसके अलावा पूछा जा सकता है नूरुद्दीन अहमद कमेटी, ये ट्रेनिंग ऑन म्युनिसिपल एम्प्लॉय से रिलेटेड रहेगी। म्युनिसिपल रेवेन्यूज की बात करें तो वही है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है किसका, म्युनिसिपल का, तो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है। इसके अलावा लोन्स भी ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती है, ठीक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन तो ले सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा के आधार पर ही। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल लोकल गवर्नमेंट सेटअप किया गया था 1954 में, इसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता था कि ये हर तरीके का यानी कि गांव का भी और जो अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों का डेवलपमेंटल वर्क देखते थे। लेकिन 1958 ये दोनों तरीके के काम देखते थे, लेकिन 1958 के बाद से ये सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट के काम देखता है। तो ये चीज़ अच्छी ओवरऑल। तो अब जो इसके रिलेटेड जो एक्ट्स रहेंगे, जो आर्टिकल्स है, वो अब अगले वीडियो में कवर करेंगे।